वंदे मातरम मित्रों। अभी मैंने आपके सामने बहुत ही जल्द 2 दिन पहले ही मैंने एक वीडियो जारी किया था और वो वीडियो किसान आंदोलन से संबंधित था। तो अभी मुझे लगा कि एक बार मुझे अपनी बात आपके सामने एक खास आग्रह के साथ रखनी चाहिए। तो इस संदर्भ में फिर आपके सामने हूं। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को आप पूरा का पूरा देखिएगा और अगर आप मेरी बात से थोड़ा भी सहमत होते हैं तो मेरा आपसे विशेष अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रियजनों में, अपने लोगों में, अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करिएगा, क्योंकि विचारों का फैलना, अच्छी सोच का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ मैं ही अच्छी सोच का हूं, बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, लेकिन सबके अपने अपने आग्रह होते हैं, अपनी अपनी बात होती है। तो मुझे लगता है कि उन सारी अच्छी बातों को जहां तक हो हमारी कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की अवश्य होनी चाहिए। तो आइए हम अपनी बात शुरू करते हैं। मुझे यह कहना है कि पिछले 6-7 महीना पहले केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए कृषि कानूनों के विरोध में अब जाके किसान आंदोलन अगर खड़ा होता है तो यह एक अलग ढंग से सोचने की बात बनता है। वीडियो बहुत लंबा ना हो, इस नाते मैं सूत्रवत आपके सामने आता हूं। कुछ ही बातें मुझे आपके सामने रखनी है और समझने वाले के लिए थोड़े ही बिंदु बड़े स्पष्ट तरीके से बातों को साफ कर देते हैं। जैसे कानून 6-7 महीने पहले बन गया और विरोध अब हो रहा है। उस समय जब ये कानून बना तो तमाम सारे राज्य सरकारों ने इसका स्वागत किया था, जिसमें हमारे सबसे बड़े नौटंकीबाज मुख्यमंत्री हमारे देश के अरविंद केजरीवाल जी हैं, जो गिरगिट की तरह रंग बदलने में बहुत ही कुशल है। और उन्होंने अभी अपने विधानसभा में इस नए कृषि कानून की कापियों को फाड़ा। तो वो तो मौका देख के तुरंत बस हाथ सेकना शुरू कर देते हैं, अपने मतलब की रोटी पकाना शुरू कर देते हैं। और उन्होंने इस कृषि आंदोलन को, किसानों के इस आंदोलन को पूरा समर्थन भी दिया है और तरह तरह के उनके बयान, उनकी नौटंकीबाजी दिखती रही है। तो इतने पढ़े लिखे आदमी ने शुरू में फिर स्वागत क्यों किया था? और अगर आपने उस कृषि कानून का स्वागत किया था तो आपको उसके पक्ष में मोदी का अंध विरोध ठीक नहीं है। आप इस देश के नागरिक हैं मिस्टर अरविंद केजरीवाल, आपके कुछ विशेष दायित्व बनते हैं। तो उन्हें इसके समर्थन में अपनी बात रखनी चाहिए थी, ऐसा उन्होंने नहीं किया। दूसरी बात कि इस किसान आंदोलन को 6-7 महीने बाद जब शुरू किया गया तो इसमें एक बात साफ हो जाती है कि इसके लिए विशेष तैयारी की गई और तैयारी किसानों के द्वारा नहीं, बल्कि किसानों को तैयार करके विशेष उद्देश्य पूरा करने के दृष्टिकोण से एक भूमिगत तरीके से इसकी तैयारी की गई, गुप्त तरीके से इसकी तैयारी की गई और किसान आंदोलन को खड़ा किया गया। उसके लक्षण स्पष्ट है। जैसे आंदोलन जब शुरू हुआ तो खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगना, हिंदुओं को लक्ष्य बना के उनके बारे में गंदे गंदे शब्दों का, जिन शब्दों को हम तो सपने में भी प्रयोग नहीं कर सकते, कोई भी सभ्य आदमी नहीं करेगा, उसको खुले मंच से ऐसे शब्दों को बोलना, जिसमें युवराज सिंह क्रिकेटर और वो जो उसका बाप है योगराज, उसकी अनावश्यक टिप्पणियां और उसमें टुकड़े टुकड़े गैंग की अपनी विशिष्ट भूमिका दिखना। और सरकार को उन्होंने जो अपना ज्ञापन दिया अपनी मांगों का, उस ज्ञापन में इस देश को तोड़ने वाले, इस देश के विरुद्ध साजिश में पूरी तरह से लिप्त रहने वाले शरजील इमाम, उमर खालिद और जो उनके और सारे दोस्त हैं और बुद्धिजीवी के, उनके जो अपने बुद्धिजीवी के मोर्चे पे वो गौतम नवलखा, बरबरा राव वगैरह हैं, ऐसे लोगों को जो लोग जेल के अंदर, उनकी रिहाई की मांग को उसमें शामिल करना, ये बताता है कि यह किसान आंदोलन
किसान आंदोलन नहीं बल्कि किसान आंदोलन के बहाने कुछ और ही सोच लेके अपनी भूमिका कर रहा है। किसान एक भोला भाला तत्व है। किसान निश्चित रूप से भोला भाला तत्व है। मैं खुद किसान हूं, मैं किसान का बेटा हूं। इस नाते मैं इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझता हूं। तो किसानों को आगे करके अपने मतलब पूरा करने वाले इस देश के कुतत्व या इस देश के प्रति गंदी सोच रखने वाले लोग विधिवत सक्रिय हो गए हैं। उन्हीं की तैयारी का परिणाम ही किसान आंदोलन है, यह स्पष्ट हो चुका है। अभी पिछले दिनों एक चिट्ठी, जो खालिस्तान का सबसे बड़ा नेता कनाडा में बैठा हुआ है, उसने एक चिट्ठी लिखी पाकिस्तानी सरकार को, इमरान खान को, कि आप खालिस्तान को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दीजिए और पूरा पंजाब जो भारत का है उसको हम खालिस्तान मान के, खालिस्तान बना के हम अपनी गतिविधियां शुरू करेंगे, आप खाली मान्यता दे दीजिए। तो खैर पाकिस्तान जिस तरीके के दौर से गुजर रहा है तो उसकी हिम्मत भी नहीं हुई खुलेआम ऐसा करने की। लेकिन यह बताता है कि वास्तव में खालिस्तानी किस तरीके से किसान आंदोलन के पीछे लगे हुए हैं और वही इस आंदोलन को अब तक चला रहे हैं और शायद आगे भी चलाते रहेंगे। दूसरी बात, पाकिस्तान की मीडिया जिस तरह के कुत्सा प्रचार का काम कर रही है, यहां तक कि मोदी को घेर लिए हैं, मोदी के आवास के सामने पूरे आंदोलनकारी जुट गए हैं, मोदी का सर काटने की तैयारी कर रहे हैं, ये सब उल्टी पल्टी बातें जो कर रही है और किसानों के ऊपर तरह तरह के अन्याय हो रहे हैं, तो वो तो पाकिस्तानी मीडिया तो खैर इसमें माहिर है, क्योंकि सिर्फ भारत के विरोध पर ही जिंदा पाकिस्तान और उसके लोगों के पास इसके अलावा है भी क्या। वो किस हद तक बर्बाद होते जा रहे हैं इसका पता उन्हें नहीं है। उनसे कई साल बाद बने बांग्लादेश की सूरत हाल कुछ और है, लेकिन पाकिस्तान ये कभी नहीं सोचेगा कि आखिर वो बर्बादी के मंजर से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा है। खैर, हमें हमारे देश की बात करनी चाहिए। हमें इस देश की समस्याओं और उसके कारणों के बारे में जागरूक रहना चाहिए। तो खालिस्तान और पाकिस्तान की बात वो हो गई। अब एक और चीज आप देख लीजिए, अभी जो चाइना बार बार शांति वार्ता से लद्दाख बॉर्डर पे जो तनावपूर्ण माहौल था उसके समाधान की बात करता रहा है, वो चाइना इस समय अपना तेवर कुछ बदलने सा लगा है। वो इस तरह के आंदोलन का फायदा उठा के कुछ अकड़ने सा लगा है और इस बात का खुलासा हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया है। राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने भी इस बात को स्पष्ट किया है। तो इन आंदोलनों के बहाने देश की आंतरिक कानून व्यवस्था को, आंतरिक हालात को कमजोर करके फायदा उठाने में चीन और पाकिस्तान और खास तौर से खालिस्तान एकदम से सक्रिय है। अब एक और चीज हम ले लेते हैं कि हमारा जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, मैं टुकड़े टुकड़े गैंग के बारे में कुछ बोलूं इसके पहले मैं एक चीज कह देना चाहता हूं कि मेरा स्पष्ट मानना है कि यह जो भारत का प्रजातंत्र है, इसका लचीलापन और इसकी जो अनावश्यक उदारता की प्राथमिकताएं हैं, इस प्रजातंत्र के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। यहां कुतत्वों को जन्मने का मौका दिया जाता है, उनको पनपने का मौका दिया जाता है और उनको इस देश को झुलसाने का भी मौका दिया जाता है, तब जाके सरकारें सक्रिय होती हैं। तो कांग्रेस का तो अपना पुराना ठर्रा था, फूट डालो राज करो। वो तो ब्रिटिश परंपरा से निकली हुई पार्टी थी। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई भी, वो ब्रिटिशों को अंदर कहीं ना कहीं जवाहरलाल नेहरू एक अनावश्यक पक्षधरता उनके लिए दिल में रखे हुए थे, दिखाते नहीं थे लेकिन दिख जाता था। तो वो बात थी, उनकी तो बात छोड़ दें। अभी की जो सरकार है वो बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष भाव से काम कर रही है। मैं इस सरकार की सारी नीतियों पर किसी से भी वार्ता करने के लिए तैयार हूं। तो ये टुकड़े टुकड़े गैंग ने क्या किया कि ये तो ऐसे बंदर हैं कि ये खाली विरोध के लिए पैदा हुए हैं। ये सिर्फ विरोध के लिए पैदा हुए हैं। 1917 में बोल्शेविक क्रांति के समय के जो नारे, जो उनकी शैलियां थी, उससे ये आगे बढ़ नहीं पाए हैं। विचारधारा के मामले में भी वहां से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और आंदोलन के तरीके के मामले में भी वहां से आगे नहीं बढ़ पाए हैं।
उनके साथ कुछ और भी चीजें हैं, जैसे अंग्रेजों के विरोध का जो तरीका था, आज के जमाने में आंदोलन का वो तरीका, अपने देश की किसी समस्या पर सरकार के विरुद्ध किए जाने वाले आंदोलन का वो तरीका, मुझे लगता है पुनः विचारणीय है, एकदम से उचित नहीं है। और आज जबकि विरोध के कई तरीके और भी विकसित हो गए हैं, तमाम सारी विज्ञान ने सुविधाएं दे दी हैं, जैसे भी अर्णव गोस्वामी के मामले में, कंगना रनौत के मामले में सोशल मीडिया का जिस तरीके से प्रयोग किया गया, वो खुद में एक आंदोलन था और बड़ा आंदोलन था, और उसने अपना असर भी दिखाया। तो इस तरह मुझे लगता है कि आज इस तरह के, जैसे सीएए नागरिकता कानून के विरोध में जो दिल्ली में जो कुछ हुआ, बहुत ही दुखद था, बहुत ही पीड़ाजनक था। और जहां भी इस तरह की बातें हो रही हैं, जैसे जो चीजें हैदराबाद में हुई, तो इसके पीछे भी वजह क्या है? इसके पीछे वजह है कि जो इस्लामिक आतंकवादी हैं वो बाज नहीं आएंगे। वो जब से इस्लाम शुरू हुआ उसी ढर्रे से शुरू हुआ, और उस ढर्रे का प्रयोग आज तक इस्लामिक आतंकवादी करते आ रहे हैं। मैं सारे मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो आतंकी सोच के लोग हैं वो आतंक के अलावा आखिर और कुछ कर भी नहीं सकते ना। यह बात है। अभी हमारी बात है कि हम उनको किस तरीके से कंट्रोल करते हैं, या हम उसका जवाब उनको कैसे देते हैं, कोई देश कैसे देता है, कोई समाज कैसे देता है। और फिर मैं एक बात कहता हूं कि सारी की सारी जिम्मेदारियां सिर्फ देश चलाने के लिए चुनी गई सरकार की, गठित की गई सरकार की नहीं होती है, समाज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। तो आइए हम फिर उस बिंदु पर लौटते हैं। तो टुकड़े टुकड़े गैंग जो इस्लामिक आतंकवादियों के साथ पूरी तरह से हाथ मिला के खड़ा है, वो भी उसमें शामिल हो गया। तो ये इतने मोर्चे हैं जो इस किसान आंदोलन के पीछे लग गए हैं, और इन्होंने जानबूझ के 6-7 महीने का समय लेके इस किसान आंदोलन को ऐसे तैयार किया, किसानों को आगे किया, और पृष्ठभूमि में अपने आप को एकदम लगाए हुए हैं। ये भेष बदलने में भी बड़े माहिर होते हैं, और इनके नारों से स्पष्ट पता चल जाता है, इनकी शैलियों से पता चल जाता है कि ये अपनी पारंपरिक कुशलता लेके इस आंदोलन के पीछे खड़े हैं। जो इनकी तैयारी है, बेड लगे हुए हैं, बिस्तर आए हुए हैं, मशीनों से रोटी बन रही है, वो इनकी जो तैयारियां हैं उनको देखिए। सारी तैयारियां बताती हैं कि इसमें बहुत बड़ी पूंजी खर्च की गई है, जो आम किसान के बस का नहीं था। निश्चित रूप से विदेशी फंडिंग के बल पर ही इस आंदोलन को तैयार किया गया है, और इस तरह इस आंदोलन को लंबे समय तक जिंदा रखने की बात भी उनके तथाकथित नेताओं से बार बार उनके मुंह से निकलती भी रहती है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? अभी प्रधानमंत्री ने बहुत स्पष्ट कर दिया, कृषि मंत्री बार बार इस बात को कहते रहे हैं। जो 5-6 राउंड की मीटिंग उनकी हुई थी, कितनी उदारता के साथ, कितने खुले दिल से मीटिंग हुई थी। मैंने आपसे बार, किसी बिंदु पर चर्चा करना है तो आप उस बिंदु को सामने लेके आइए, उस पर बहस करिए, सरकार से अपील करिए। सरकार बार बार कह रही है ऐसी कोई बात है तो हम उसमें संशोधन करने के लिए तैयार हैं। एमएसपी और मंडियों वाली बात ये सब तो पीछे छूट गई। इसके बारे में तो सरकार ने इतना स्पष्टीकरण दे दिया है कि बात करने का कोई औचित्य ही नहीं बनता है। हाँ, इन कानूनों के किसी एक बिंदु विशेष पे, 2 बिंदु विशेष पे, कुछ और बिंदु विशेष पे कोई बातचीत है तो आप बैठिए। बिना संवाद से किसी भी समस्या का समाधान न तो आज तक निकला है, और ना ही कभी निकलता है, और ना तो कभी निकल पाएगा। तो संवाद से आप पीछे भाग रहे हैं। इसके माने संवाद से कतराने की बात का वजह क्या हो सकता है? तो एक ही वजह है कि वो शरारत कहीं ना कहीं अंदर है आपके मन में। किसान शरारती नहीं है, लेकिन किसान उनके शिकंजे में आ गए हैं, उनके चंगुल में आ गए हैं। किसानों के आंदोलन के बहाने वो पृष्ठभूमि में लगे हुए हैं। आम किसान के संपर्क में वो नहीं होंगे, लेकिन वो नेताओं के संपर्क में होंगे। और पंजाब के किसान आंदोलन में लगे हुए जो नेता हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो जल्दी खेती के काम के लिए अपने घरों से भी नहीं बाहर निकलते हैं, ऐसे नेताओं में निश्चित है खालिस्तानियों ने किसी न किसी बहाने अपनी पैठ बना ली है, और वो पैठ बना के ही आंदोलन को लंबे समय तक जिंदा रख रहे हैं। इसमें पाकिस्तान और चीन की भी फंडिंग है, और इस फंडिंग को लागू करवाने में हमारे देश में बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सबसे लंबे समय तक सरकार चलाने वाली कांग्रेस पार्टी की भूमिका संदिग्ध है। चाइना बॉर्डर से जो चीन के साथ हमारे विवाद का समय था, उसमें भी कांग्रेस की भूमिका, एक बार भी कांग्रेस पार्टी ने चीन की निंदा नहीं किया, बल्कि वो बार बार मोदी सरकार से आपकी रणनीति क्या इस पर पूछती रही। अर्थात जो रणनीति बताए वो चाइना को रिपोर्ट करें।
यही उनकी वजह थी। तो इस किसान आंदोलन को कोई भी तमाशगीर के रूप में न देखे। मोदी जी ने बहुत स्पष्ट तरीके से कह दिया और तमाम सारे किसान संगठन इस बात को समझ भी गए हैं, लेकिन जो सिंधु बॉर्डर पे मोर्चा बना हुआ है वो एकदम से पंजाब के किसानों की पकड़ है उस पर, और वो इस चीज को अनावश्यक उलझाए रहना चाहते हैं। देश को कमजोर करने की उनकी कोशिश है, किसानों का हित नहीं बल्कि अपना हित पूर्ण करने की उनकी कोशिश है। तो हमें और आपको, हम जहां भी हैं, आम जनता को इन कृषि कानूनों के बारे में जागरूक बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपको पूरा का पूरा नहीं पता है तो कम से कम इतनी बात तो रख ही सकते हैं कि भाई सरकार जब एक एक बिंदु पर बात करने के लिए आपको बुला रही है, तो अगर लोग, ये आंदोलनकारी लोग आगे नहीं जाते हैं तो बहुत गलत बात है। फिर तो आप समाधान नहीं चाहते, आप चाहते हैं समस्या खाली समस्या बनी रहे। एक और बात, हमारे देश की न्यायपालिका का जो सर्वोच्च तबका है, सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि आंदोलन आपका प्रजातांत्रिक अधिकार है, अपने विचारों का अभिव्यक्ति करने का आपको पूरा अधिकार है, प्रदर्शन कर सकते हैं आप, लेकिन लोगों के जीने के अधिकार में बाधा बन के नहीं। अभी दिल्ली का जो कि विभिन्न मोर्चों पर इन्होंने बैठ के जैसे यातायात को बाधित किया है, सामानों की सप्लाई नहीं हो पा रही है, तो यह तो पूरा इस देश के जो अन्य नागरिक है उनके प्रति संवेदनहीनता इस आंदोलन में, ऐसे आंदोलन में दिखाई देती है। तो ऐसे आंदोलनकारियों को भी अपने आंदोलन के पुराने तरीके से अलग हटके आंदोलन करने की सोचनी चाहिए, और कम से कम दिल्ली में रह रही जनता को जीने के अधिकार से वंचित रखने की कोशिश इस आंदोलन की नहीं होनी चाहिए। और बार बार ऐसा ही होता है। और हमारे इस प्रजातांत्रिक सरकारें, इन सरकारों से मेरी बार बार शिकायत रहती है कि ये जानबूझ के ऐसे आंदोलनों को खड़ा होने देते हैं, पनपने देते हैं और फलने फूलने देते हैं, और यही कई बार हुआ है। तो खैर, ये आंदोलन तो विशेष है, सीएए का आंदोलन भी विशेष था। ये बार बार वही सीएए की पुनरावृत्ति इस तरह के आंदोलनों में कराई जा रही है, हिंसक रूप नहीं ले रहा है, क्योंकि शुरू में ही इसके लक्षण दिख गए। तो थोड़े किसान भी चैतन्य हैं। किसान ऐसा नहीं कि देश के विरोध में है, किसान तो, इनके जो नेता हैं ये शंकास्पद हैं, इनकी भूमिका संदिग्ध है। तो किसान तो बेचारे निश्चित तो अपने साथ कभी भी बुरी बात नहीं सोचते हैं, वो तो उनमें एक मासूमियत है, भोलापन है, लेकिन ऐसे मासूम और भोले लोगों का प्रयोग करने में जो चतुर खिलाड़ी होते हैं वो माहिर होते हैं। इसलिए मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, मेरी आप सब लोगों से विनती है कि आप जहां भी बैठते हैं वहां एक चीज अवश्य लोगों को बताएं कि भाई अगर हर बिंदु पर सरकार बात करने के लिए तैयार है, कृषि कानूनों के हर बिंदु पर वार्ता करने के लिए तैयार है, संवाद करने के लिए तैयार है, तो आंदोलनकारियों को जाना चाहिए और उन बिंदुओं को लक्षित करके, उनको एकदम सामने रख के सरकार से उसके औचित्य अनौचित्य पर अपने सहमति असहमति के कारणों को रखते हुए वार्ता करनी चाहिए। सरकार किसी भी बिंदु पर बहस करके, वार्ता करके उसको उसमें संशोधन करने के लिए तैयार है, तो फिर आंदोलन का सिर्फ आंदोलन के लिए, विरोध का सिर्फ विरोध के लिए, प्रदर्शन का सिर्फ प्रदर्शन के लिए कोई औचित्य नहीं बनता है। आंदोलन, विरोध और प्रदर्शन ये सब जो होता है समस्या के समाधान के लिए होता है, समस्या को जिंदा रखने के लिए नहीं होता है। तो मैं ये अपील आपसे करता हूं, मुझे लगता है कि अगर आपको मेरी बात अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने में आपका कोई पैसा नहीं लगता है, सिर्फ ये लगता है कि आप हमारे समर्थन में हैं, बस इतनी सी बात है। वंदे मातरम।